या जो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार 7वें चरण में जाकर रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो पहले चरण में वही आखिरी चरण में। देखिए, गर्मी के बावजूद लोग सुबह तो काफी संख्या में निकले, लेकिन दोपहर में जो है वोटरों की संख्या कम हो गई। अब 6 बज चुका है और जो वोटरों की लिए जो दरवाजा था वो पूरी तरह बंद हो चुका है। अब जो है किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कुछ वोटर्स अभी पहुंचे थे लेकिन उनको वापस कर दिया गया क्योंकि समय पूरा हो चुका है। जो अंदर वोटर्स जो लाइन लगाए हैं, जो अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मतदान करने दिया जाएगा। जो 6 बजे के अंदर जो अंदर प्रवेश कर लिए हैं, जो कैंपस में घुस चुके हैं, वो हालांकि वोट कर सकेंगे। लेकिन अब जो है समय पूरा हो चुका है और जब फाइनल परसेंटेज आएगा तो देखा जाएगा कि आखिर जो पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत था वो इस बार से कितना 2019 से कितना बढ़ा है। हालांकि ये सुबह जो जिस हिसाब से लोगों का उत्साह देखा जा रहा था, ये आशंका जताई जा रही थी कि इस बार जो है जो मतदान प्रतिशत है जरूर बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हालांकि उम्मीद नहीं है। फाइनल आंकड़े जब सामने आएंगे वो साफ जाहिर होगा, पता चल जाएगा कि आखिर क्या कुछ रहा है। वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र सर, देखिए वोटिंग तो खत्म हो गया, जिसका इंतजार सब कर रहे थे। अब 4 जून का इंतजार, लेकिन उससे पहले तस्वीर लगातार न्यूज स्टेट ने अपने दर्शकों को दिखाई। पहले फेज से लेकर आखिरी फेज तक आपसे एक एक करके हर एक सीट का आकलन करवाएंगे, लेकिन इन चुनाव में जो मुद्दे रहे और हर फेज के बाद नारे बदले या कहे कि जो बयानबाजी रही वो बदली, स्टाइल बदला, बावजूद इसके आपका क्या कुछ आकलन कहता है 14, 19 और अब ये 24? देखिए, इस पूरे चुनाव को अगर हम लोग एक नारे के तौर पर देखें तो सुशासन, राशन, सुशासन और राशि, ये तमाम चीजें, जो तीनों चीजों ने पूरे चुनाव को बहुत हद तक जो रखा है, वही मुद्दे इसके इर्द गिर्द घूमते रहे। हालांकि विपक्ष ने कोशिश की जरूर कि वो जो मुद्दा है संविधान के बदलाव का और उन तमाम चीजों का, उनके सहारे आगे बढ़ सके। जो कांग्रेस ने है उसने कई सारी ऐसी घोषणाएं की जिनकी आर्थिक किस तरह से उनको पूरा किया जा सकता है, उस तरह की कोई आधार वहां नहीं था। और कांग्रेस के उस नारे का तब तक कोई आधार नहीं था जब तक कि वो समाजवादी पार्टी के वोटरों के साथ मिल नहीं रही थी, वरना 2.96 के साथ कांग्रेस बहुत बड़ा कोई चेंज यूपी में नहीं ला सकती थी। समाजवादी पार्टी के साथ मिलने के बाद एक मुख्य विपक्षी गठबंधन के तौर पर उन्होंने दिखाने की पूरी कोशिश की। अगर हम उसको देखें, बसपा पूरी तरह अपने काडर को, कमिटेड जो काडर था उसको एकजुट रखने की पूरी लड़ाई के साथ साथ में मुस्लिम वोटर्स के साथ जुड़कर उसको जीत के हिस्से में आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर हम देखते हैं तो 2019 का जो वोट है वो 40 सीटों पर तो 50% या 50% से ज्यादा बीजेपी के हक में था। और 2022 में भी देखें तो लगभग 18 सीटें ऐसी दिखाई देती थी जिस पर कि हमने समाजवादी पार्टी को बीजेपी से आगे निकलते हुए वोटों के परसेंटेज में, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग नहीं कह रहे, अगर हम उन सेगमेंट्स को लोकसभा सेगमेंट में बदलते हैं असेंबली सीट के, तो उसमें देखा। लेकिन उसमें भी लगभग 8 से 10 सीट ऐसी हैं जो लोकसभा में जब बदलाव देखती है तो वो परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी का ऊपर उठता है। यानी अगर हम ये देखते हैं असेंबली सीट को 2012 से 2014 के चुनाव से कंपेयर करते हैं, 2014 के चुनाव से फिर 2017 में देखते हैं और 17 के बाद 19 में देखते हैं और 19 के बाद 22 में देखते हैं, तो आप देखेंगे कि बीजेपी का विधानसभा में वोट परसेंटेज कम होता है लेकिन लोकसभा में 2014 के बाद बढ़ रहा है। यानी ये ट्रेंड दिखता है जो ये बताता है कि मोदी जो है मैजिक वो यहां काम करता है उत्तर प्रदेश में। तो पिछली बार की स्थिति से आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखती है बीजेपी। कोई ऐसे कारण नहीं है कि जिसमें हम ये कह सके कि उसको कोई प्रॉब्लम्स यहां पिछली बार के रिकॉर्ड को मेंटेन करने में आ रही है। और चूंकि 2019 का जो गठबंधन था वो एक जो सोशली और पॉलिटिकली एक ऐसा गठबंधन था कि अगर उसके कार्यकर्ता पूरी तरह से एक बात, जिस लड़ाई में हम देख रहे थे, वो समन्वित होते तो वो एक और बहुत बड़ी लड़ाई थी। लेकिन इस बार
ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस कोई एंटिटी नहीं है, पॉलिटिकल एंटिटी कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है। अगर आप उसका देखें, 67 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद उसने 63 पर जमानत जब्त कराई थी, यानी इतनी बुरी तरह हार थी। अगर पिछले लोकसभा चुनाव को देखें और विधानसभा चुनाव में तो और बड़ा रिकॉर्ड हार का मतदान उन्होंने किया, यानी 6% से वो 2.97% पर आ गए। तो इतने वोट शेयर से कांग्रेस बहुत कुछ बदलाव करती है या सपा को ताकत देती, वो दिखता नहीं है। पूरी विपक्ष की पूरी कवायद ये थी कि वो किसी तरह मुस्लिम वोटरों के साथ मिलकर एक बड़ा, जो अखिलेश यादव चाहते थे, माय समीकरण, और कांग्रेस के साथ गठबंधन का एक ही मकसद था, एक ही मतलब था, वरना और कोई मतलब नहीं था कि मुस्लिम वोटर्स में बंटवारा ना हो। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आपने देखा, विधानसभा के अलग अलग राज्यों के चुनाव में मुस्लिम वोटर एक मुश्त कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखा। तो ये एक पॉलिटिकल प्रेशर था, अगर मैं कहूं राहुल, पहली अगर आप प्रतिक्रिया के तौर पर देखना चाहते हैं तो। एक चीज और कहने आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है इंडी गठबंधन, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर देखें, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए क्यों जरूरी? देखिए, मैंने आपको अभी बताया, उसको अगर हम लोग डिटेल्स में देखें तो वो ये बात करते हैं, अगर आप कर्नाटक के चुनाव पर गौर करते हैं तो कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी अपने उसी वोट शेयर पर है जिस पर लगभग पिछली बार के विधानसभा चुनाव में थी, यानी कोई चेंज उसके अंदर नहीं दिखाई दिया जब बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर और विपक्षों के अंदर टूट कर आकर। लेकिन अभी जो चुनाव हुए उसमें जो सबसे बड़ा झटका लगा था, जो 18-19% का वोट शेयर जेडीएस का था, जनता दल सेकुलर का था, उसमें से 5%, एग्जैक्ट 5.6 समथिंग वोट परसेंटेज जो मुस्लिम वोट बैंक था, वो सीधा का सीधा शिफ्ट कर गया कांग्रेस के पास, और कांग्रेस ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। उसमें कांग्रेस का बहुत कोई योगदान नहीं था कि इस तरह की चीज में उसमें कोई हुआ हो। वो सारा मुस्लिम वोट बीजेपी को हराने के लिए जेडीएस को नहीं समझ पा रहा था कि ये इसमें कैपेबल है, और क्यों लंबे समय तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी रीजनल में अगर एक जगह ठहराव आ जाता है तो उसके वोटर्स में एक फटीग आती है और वो शिफ्ट करता है उस पार्टी की ओर जिसको वो ये मानता है कि वो बीजेपी को हरा सकती है। तो एक बड़ा कारण वो। उसके बाद आप देखते हैं कि तेलंगाना में जो हुआ, रमन्ना ने जो पूरी तरह से मुस्लिम वोटरों का बीआरएस से शिफ्टिंग हुआ, पूरा का पूरा वोटर्स वो शिफ्ट हुआ कांग्रेस के पास चला गया। इससे पहले आपने देखा होगा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में इस बदलाव का फायदा मिला था। तो ये जो एक मुश्त शिफ्टिंग है, ये यहां प्रेशर था समाजवादी पार्टी के ऊपर, वरना तो आप देखेंगे उनको ये मालूम है, जब उन्होंने ये कहा था कि जब विधानसभा में 2 लड़के मिले थे तो उसके बाद ये कहा था कि कांग्रेस को हमने ज्यादा सीट दे दी, कांग्रेस इतनी सीट पर लड़ नहीं सकती थी, उतनी उसकी राजनीतिक ताकत नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने 17 सीट दी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती थी और किसी पर दूसरे नंबर पर भी वो 2-3 सीटों में नहीं थी, किसी भी सीट पर नहीं थी। तो लिहाजा उनका इतना जबरदस्त तरीके से उनको सीटें देने का अर्थ यही था कि जो मुस्लिम मतों का विभाजन है वो रोका जा सके, क्योंकि मुस्लिम मतों के पास बसपा जैसा एक साउंड अल्टरनेटिव भी मौजूद है, जो दलितों के वोट के साथ अगर मिलता है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ा होता है, अगर पूरी तरह से मुस्लिम वोट उसकी तरफ शिफ्ट होता। लिहाजा कांग्रेस को लेने का कारण यह था कि मुस्लिम वोटर्स को यह यकीन दिलाया जा सके कि हम लोग बीजेपी को रोकने में सक्षम हैं और किसी तरह का बंटवारा नहीं। जी राहुल। बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछली बार की परफॉर्मेंस देखें कांग्रेस की, तो उत्तर प्रदेश में कुछ खास रही नहीं है, और महागठबंधन उसके बाद अब इंडी गठबंधन, और जाहिर है कि कुछ पार्टीज उत्तर प्रदेश में हटी भी हैं इस गठबंधन में से, लेकिन कुछ पार्टीज का हटना, जैसे मान लीजिए आरएलडी की बात करें, वो बीजेपी के पास में चली गई है, और क्योंकि वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा कांग्रेस का तो जनाधार उत्तर प्रदेश में बिल्कुल रहा नहीं था, लेकिन ऐसे में अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ में आना उत्तर प्रदेश में क्या इनके वोट प्रतिशत में, इनके जनाधार में कुछ प्रभाव डालेगा इस बार? आरएलडी का बीजेपी के साथ आना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर जिन पे पिछली बार बीजेपी को नुकसान हुआ था, वहां उनके लिए फायदे का मौका बनता है। हालांकि बीजेपी ने जो 1 सीट आरएलडी को दी है वो बागपत है, जो जीती हुई सीट थी, जो बीजेपी ने 2 बार जीती थी, और स्टॉलवर्ट आरएलडी के जो सबसे बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह थे उनको 14 में हराया, और 19 में उनके बेटे जयंत चौधरी को, जो अब आरएलडी के अध्यक्ष हैं, उनको हराया। तो एक जीती हुई सीट देकर बीजेपी ने बाकी
कई सीटों पर हिसाब सही किया, चाहे उसमें आप बिजनौर की सीट देख सकते हैं। बिजनौर की सीट आरएलडी को दी गई, लेकिन बीजेपी पिछली बार ये सीट बसपा से हारी थी और आरएलडी के साथ ये मुलाकात बीजेपी का गठबंधन वहां उनको बहुत मजबूत स्थिति में यानी विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ ले जाता है। उसी तरह से अगर आप कैराना की तरफ देखें, कैराना में सीट जरूर जीती थी और 50% वोट था, ये कम वोट नहीं था, लेकिन बावजूद इसके जो 2022 के चुनाव का ट्रेंड शो कर रहा था वो आरएलडी के साथ मिलकर बीजेपी ने उस एंटी इनकम्बेंसी को रोकने में अभी तक जो दिख रहा है मुझे लगता है उसमें सफल रही है। और अगर आप देखते हैं तो सिर्फ 2 सीटें ऐसी दिखाई देती हैं फर्स्ट पेज में, रामपुर और मुरादाबाद, जहां वो लड़ाई दिखती है। और मुरादाबाद के कुछ हिस्सों में आरएलडी का जो प्रभाव है उसके साथ बीजेपी इस पे 2019 के बाद का जो मतलब 2019 में जो डिफीट हुई थी 2014 में जब वो जीते थे तो उसको वापस दोहराना चाहती है। एसटी हसन ने हालांकि पिछली बार 50% वोट मिला था, एक आधी सीट ऐसी थी जिसपे सपा को इतना बड़ा वोट मिला था, मतलब कुछ सीटों में से एक थी। तो मुझे लगता है कि रुचि वीरा को लाकर उन्होंने उस कॉम्बिनेशन को काटने की कोशिश की थी, लेकिन आरएलडी का जो बीजेपी का गठबंधन है ये एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इन तमाम मेरठ, मुजफ्फरनगर, खासतौर से बागपत, अमरोहा और इस बेल्ट को देखते हैं मुरादाबाद को, तो मुझे लगता है कि उधर के लिए एक बेहतर और एक अच्छा गठबंधन है जो बीजेपी को इन हिस्सों में विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ ले जाता है, क्योंकि यहां यादव वोट बैंक इतना ज्यादा नहीं तो मई समीकरण को ये रोकता है। और उधर लेकिन ये बीजेपी के लिए सरदर्द कहां बन सकता है? कौन से हिस्से होंगे जहां पर ये इंडी गठबंधन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है? अगर हम बीजेपी के चुनौती के तौर पर देखें तो बीजेपी के अलावा अंबेडकर नगर है, कौशाम्बी है, लालगंज है, आजमगढ़ है, ये तमाम चीजें वो हैं जहां इनको बीजेपी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस गठबंधन के जो वोटिंग का जो पैटर्न है उसको अगर हम लोग गौर करते हैं, लगभग 18 सीटों पर अगर मैं देखता हूं जिस पर एक 2022 के चुनाव से, क्योंकि मैं 2019 के चुनाव से इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं इसको 2022 के चुनाव के साथ उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 2019 का मैंने फिर आपको कहा था कि वो एक अलग किस्म के लेवल पर लड़ा गया चुनाव था, एक अलग गठबंधन था, क्योंकि उस गठबंधन को एक अविजित गठबंधन माना जा रहा था। 1993-94 के चुनाव के वक्त, विधानसभा के चुनाव के वक्त, जब बीजेपी के कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया गया था, यानी बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा था उसको गिराए जाने के बाद जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो उसके बाद बीजेपी इतने तमाम उसके बावजूद जीत नहीं पाई थी, क्योंकि इस गठबंधन ने उनका रास्ता रोक दिया था। बसपा और सपा ने मिलकर पूरी उस बीजेपी की उठती हुई आंधी को वहीं थाम दिया था, नथ दिया था जिसको कहा जाता है। तो उसके बाद से ये उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि फिर उसके बाद जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर जिस तरह से उन्होंने एक अलग किस्म से वो जो अलहदा हुआ, वो गठबंधन अलग हुआ, उसके बाद से इसमें उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कभी ये मुलाकात होगी, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी के तौर पर पिछली बार दोनों ने मुलाकात की और उसके बाद उस गठबंधन की रूपरेखा बनी। उसके बाद कोई ऐसा गठबंधन अभी नहीं है। अगर सपा बसपा नहीं मिलते हैं तो कांग्रेस जैसे, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जैसे गठबंधन से कोई फर्क पड़ता है। बीजेपी को, सपा को अपने कंधे पर ही कांग्रेस को ढोना पड़ेगा। यहां तक कि अगर आप रायबरेली की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वहां कहीं नहीं थी, एक सीट नहीं जीत रही थी, उसके बावजूद वो सपा वो जीतती है। अगर वो, तो आप देखेंगे सपा के वोटर वहां ज्यादा थे, ऊंचाहार सीट पर मनोज पांडे थे और एक सीट सिर्फ बीजेपी के पास। सर, एक एक सीट पर चर्चा करेंगे आराम से, विस्तार से, पहले फेज से लेकर 7वें फेज से, यानी कि